वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोरियर सीरीज। इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, मेन जो सिलेबस में लिखा है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म से यूनिट का नाम लिखा हुआ है और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ही फोरियर सीरीज, उसकी क्या फोरियर सीरीज की हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी एप्लीकेशन, फोरियर सिमेट्री और फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे उसे यूज़ करते हैं और अगर उसमें हमें उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे हम वैल्यू निकालते हैं और मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ये सब हमें क्या करना है यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। तो सब कुछ इसमें क्या रिलेटेड जो है वो क्या है, फोरियर सीरीज है। तो इसीलिए यूनिट को हमने किससे लिख दिया, फोरियर सीरीज से यहाँ पर शो कर दिया है। ये जो फोरियर सीरीज है ये सेम किसकी तरह है जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जो मैथ्स में फोरियर सीरीज होती है सेम वही फोरियर सीरीज हमें यहाँ पर भी पढ़नी है। बस एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हमें और इसमें जो मेन यूनिट में पढ़ना है वो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। बाकी उसके लिए हमें इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पढ़ना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, फोरियर सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो फोरियर सीरीज है ये क्या होती है, किस लिए हम इसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। किसने इसे बनाया, मतलब इन्वेंट कराया, इसके बारे में किसने बताया। तो ये जो फोरियर है, फोरियर जो नेम है वही साइंटिस्ट नेम है। यहाँ पे फोरियर जो नेम है वो क्या है, साइंटिस्ट नेम है। किस लिए फोरियर सीरीज यूज करी गई, जैसे अभी तक हम देख रहे थे हमारे सिग्नल क्या होते हैं, पीरियोडिक टाइप के भी होते हैं, नॉन पीरियोडिक भी होते हैं। ऐसे हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल भी होते हैं और नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल भी होते हैं। तो अगर हम पे नॉर्मल कोई सिग्नल है वो इस तरीके से है, तो ये जो हमें यहाँ सिग्नल दिख रहा है ये कैसा सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पर ये साइनोसॉइडल सिग्नल दिख रहा है। चाहे इस तरीके से सिग्नल स्टार्ट हो या इस तरीके से सिग्नल स्टार्ट हो, किसी भी सिग्नल को, इन दोनों में से अगर कोई भी सिग्नल है ये हमें कैसा दिख रहा है, साइनोसॉइडल सिग्नल दिख रहा है। और अगर यही चीज बार बार क्या होती जाए, रिपीट होती जा रही है और एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे, जैसे यहाँ पे कोई टाइम पीरियड कितना कह दिया हमने, टी नॉट। जो साइनोसॉइडल हमारी वेव्स होती हैं उनका टाइम पीरियड अगर टी नॉट है, टाइम पीरियड हमारा कितना है, टी नॉट है, तो हम इसे और क्या भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी नॉट को, या फ्रीक्वेंसी इसकी हमने क्या कह दी, अगर ओमेगा या एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो हम इसे यहाँ पर और कितना लिख सकते हैं, टी नॉट को, ये टाइम पीरियड है, टी नॉट को हम और कितना लिख सकते हैं, इतना भी यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। अगर ये कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसका हम टाइम पीरियड कितना कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2π/ओमेगा। ओमेगा यहाँ ले जाओ, ये टी नॉट इधर ले जाओ तो 2π/t उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये रेडियन में, हर्ट्ज में निकालनी है तो हर्ट्ज में भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। साइकिल पर सेकंड में भी हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह कितना होता है यहाँ पर 2πf ही ओमेगा को भी कहते हैं। यहाँ ओमेगा की जगह अगर 2πf लिख ले तो 1/f साइकिल पर सेकंड में भी हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो हमें सीरीज दिख रही है ये सीरीज हमें कैसी दिख रही है, साइनोसॉइडल। और साइनोसॉइडल के साथ साथ ये कैसी भी है, पीरियोडिक भी है। ये साइनोसॉइडल के साथ साथ कैसी भी है, पीरियोडिक भी है। तो इन वाली सीरीज को तो हम देख के ही इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर इन वाली सीरीज की हमें क्या निकालनी होती है, इस तरीके से हमें साइनोसॉइडल कोई वेव दी है, सिग्नल दिए हैं और पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो उनको अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उनका टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेव देख के या जो इक्वेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये वेव साइनोसॉइडल नहीं दी, पीरियोडिक तो दी, ये वेव हमें क्या करा इन्होंने, पीरियोडिक तो दे रखी है कोई भी वेव, जैसे ये ट्रायंगुलर वेव है यहाँ पर इस तरीके से, चाहे ये पीछे की तरफ भी हो, कोई भी, ये क्या दे रखी है, मान लो ये ट्रायंगुलर वेव है। अब इस वेव को भी अगर देखें तो इतने समय के बाद ये अगर टाइम पीरियड देखें और इसे भी टाइम पीरियड को टी नॉट ही बोल दें, तो हम क्या देख रहे हैं, टी नॉट टाइम के बाद ये भी बार बार क्या हो रही है, रिपीट तो हो रही है। टी नॉट टाइम पीरियड के बाद ये भी बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब अगर हम इस वेव को देखते हैं, इस सिग्नल को देखते हैं, तो ये वाला सिग्नल भी हमारा क्या है, पीरियोडिक है।
ये वाला सिग्नल भी हमारा क्या है, पीरियोडिक है, और कितने टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट हो रहा है, टी नॉट टाइम पीरियड के बाद ये बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसकी भी हम जो पीरियोडिक कहेंगे वो कितने टाइम बाद कहेंगे, टी नॉट या 2π/ω0 कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये पीरियोडिक तो है, लेकिन ये वेव क्या है, साइनोसॉइडल नहीं है, ट्रायंगुलर वेव है ना, ये वेव क्या है, साइनोसॉइडल नहीं है, बल्कि क्या है, ट्रायंगुलर है। तो अगर जो ट्रायंगुलर वेव होती है उसकी हमें कोई वोल्टेज करनी है, किसी भी चीज की क्या नहीं पता, इक्वेशन की वैल्यू नहीं पता होती, तो यहाँ पर ये जो हमें वेव है ये कैसी है, नॉन अगर नॉन साइनोसॉइडल वेव रहती है तो उसे लिखने का हम पे क्या नहीं होता, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कि अगर वेव साइनोसॉइडल नहीं है, साइनोसॉइडल के अलावा कोई भी अदर फॉर्म है, ट्रायंगुलर में किसी भी टाइप की ट्रायंगुलर है, स्क्वायर में किसी भी टाइप की स्क्वायर है, या एक्सपोनेंशियल टाइप है तो किसी भी टाइप की अगर एक्सपोनेंशियल है तो हमें क्या होगा, और पीरियोडिक है लेकिन वो, तो उस टाइम पर हमें उसे लिखने के लिए क्या नहीं होती, कोई हम पे फॉर्मेशन नहीं होती, या उसे रिप्रेजेंट कैसे करें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसके लिए क्या हुआ था कि जो फॉरियर थे, फॉरियर ने क्या करी थी, एक सीरीज इन्वेंट करी थी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिकल स्क्वायर किसी भी वेव को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी नॉट की टर्म में। किसके टर्म में, टी नॉट की टर्म में पीरियोडिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन बन जाती है इसी से कि अगर कोई पूछते हैं फॉरियर सीरीज क्या होती है, या फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या है, या फोरियर सीरीज की नीड क्यों पड़ी, तो फोरियर सीरीज किस लिए यूज करी जाती है कि अगर हम पे कोई पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल वेव है तो उसका हम किसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत, मतलब उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, कोई इक्वेशन के टर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें फोरियर सीरीज की क्या पड़ी, नीड पड़ी। तो यही हमने इक्वेशन यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल, ये ना नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल इन फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन, इक्वेशन अभी हमने नहीं लिखी है, तो अगर इक्वेशन लिखी होती है इक्वेशन लिख देते हैं इस इक्वेशन की टर्म में, इन फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन इज रेफर्ड टू एज अ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। अगर हम उसे किसी इक्वेशन के टर्म में लिख देते हैं किसी पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल को, और वो किसने कितने टाइम में, टी नॉट, जो भी उसका टाइम पीरियड दे रखा है, जिसने टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। नॉन पीरियोडिक की बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है, पीरियोडिक की बात हो रही है, पीरियोडिक है और नॉन साइनोसॉइडल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, साइनोसॉइडल फोरियर सीरीज की नीड पड़ती है। तो उसी के लिए ही फोरियर सीरीज बनाई गई। तो फोरियर सीरीज का मेन एक तो ये एडवांटेज हो गया कि इसके लिए हमें फोरियर सीरीज की क्या पड़ती है, नीड। अब अगर हमने फोरियर सीरीज दिखाई है कि हाँ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी नॉन साइनोसॉइडल वेव को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोरियर सीरीज की हेल्प से। तो अब ये देखते हैं कि उसके लिए हमने कैसे रिप्रेजेंटेशन चूज करी, कि कैसे कैसे हम फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी 2-3 फॉर्म होती है, मेन 2 फॉर्म होती हैं जो हम देखेंगे, एक तो होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक होती है एक्सपोनेंशियल। 2 फॉर्म में हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक फॉर्म होती है क्या, एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी हमारी क्या होती है, एक नॉर्मल अगर रियल पार्ट दे रखा है, कोई सिग्नल क्या है वो केवल रियल है वो, और अगर उसमें हमारा क्या है कोई पोलर फॉर्म में भी है कि सिग्नल के साथ ही अगर कोई वैल्यू भी दे दी, उसमें हमारी क्या हो रही है, पोलर फॉर्म भी ऐड हो रही है, उसके लिए हम फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रियल के साथ साथ अगर हमारा इमेजनरी भी है तब भी हम फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या गई एक्सप्रेशंस यहाँ यूज करे गए। तो सबसे पहले हम किसका देख लेते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है, अगर हमारी को ट्रिग्नोमेट्रिक वेव दी है या ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल है, तब हम फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तब उसके लिए फोरियर सीरीज क्या होती है, क्या उसके कोफिशिएंट होते हैं, कैसे यूज करा जाता है, वो यहाँ पर देखते हैं। देखो फोरियर सीरीज में हमें क्या करना है कि जो हमारे नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है उसे टी नॉट के टर्म में डिफाइन करना है। उसके लिए क्या बनाई गई, एक फोरियर सीरीज के लिए
कुछ कोफिशिएंट या कुछ हमारी टर्म्स यूज करी गई जिसमें हम उसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो फोरियर सीरीज बनाई गई उसमें ये टर्म्स ली, 1 cos ओमेगा नॉट टी sin n ओमेगा नॉट टी, ये 3 टर्म है। इन्हें लेकर हमने क्या करा, अगर हम पे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, कैसी सीरीज है हम पे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, तो हमने अगर ये 3 टर्म लेते हैं तो इन 3 टर्म के रूप में हम क्या कर सकते हैं, अपनी फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 टर्म जो लिए हैं, ऐसे ही 3 टर्म इसमें लेंगे, एक्सपोनेंशियल होगा तो उसमें देखेंगे, और इसी के ही अगर कॉम्प्लेक्स है या आगे पोलर फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म का मतलब अगर इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा होगा तब क्या लेंगे सीरीज, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एक ले ली। तो ये जो टर्म यूज हुई है कि इसमें 1 क्यों लिया, cos n ओमेगा टी कैसे लिया, sin n ओमेगा टी कैसे लेते हैं, वो ये देख के लेते हैं कि जो भी कोई 2 टर्म होंगी उन 2 टर्म को ऐसे यूज करना है कि वो दोनों टर्म आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। कैसे यूज करना है कि ये जो टर्म ली जाती है कि यहाँ ये डिफरेंट टर्म्स कैसे लिए, डिफरेंट टर्म्स कैसे ली जाती हैं कि कोई भी 2 टर्म अगर इसमें हम लेते हैं सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ये भी देखेंगे कि जो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, उस टर्म पे देखेंगे कि वो दोनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मीनिंग है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कैसे चेक करते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी वालों को चेक करते हैं। जो सेम फ्रीक्वेंसी वालों को अगर देखेंगे, उनका कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई करके अगर वो दोनों क्या आते हैं, 0 आते हैं, क्या देख रहे हैं, अगर वो दोनों क्या आते हैं आपस में, 0 आते हैं, और दूसरी बार चेक करेंगे सेम वाले अगर क्या आते हैं, नॉन 0 आते हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले देखते हैं अगर वो 0 आते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे, यहाँ चेक नहीं करना है, सिर्फ ये बताया है कि इसमें ये टर्म कैसे ली गई है। तो कैसे लेते हैं ये टर्म्स कि डिफरेंट वैल्यूज यहाँ रखी, जैसे sin n ओमेगा टी है, इसकी जगह क्या पता 10 भी होता है या कुछ भी होता, तो वो फैक्टर्स यहाँ यूज करें जिसमें ये देखा कि अगर ये जो 2 टर्म है, कोई भी 2, इनको लो और इनको चेक करो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है या नहीं। अगर ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, किस कंडीशन में होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी पर सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख के और उनका कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर उसकी वैल्यू नॉन 0 आती है तो वो म्यूचुअली है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी वालों को देखो, उनकी वैल्यू रखो, वैल्यू किसकी रखनी है, n की रखनी है, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ ओमेगा नॉट है तो n और वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं। ये वैल्यू रखी, अगर ये वैल्यू क्या आती है, नॉन 0 आती है, तो भी ये क्या है, डिफरेंट पे नॉन 0 आएगी, सेम पे 0 आएगी, तो वो आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। तो जब 3 आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, वो हम फोरियर सीरीज बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं वो चीज। तो जब ये चीज यूज करी गई, ये वाली जो पूरी सीरीज ली गई, तो उसमें अलग अलग पे देखा कि कॉस की वैल्यू चेक करी, साइन की वैल्यू चेक करी, 1 की चेक करी। जब साइन की वैल्यू चेक करी तो अगर साइन वाली टर्म हमने चेक करी तो हम क्या देखेंगे, साइन n ओमेगा टी में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू रख के देखेंगे। जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू रख के देखी तो साइन में तो क्या हुआ कि साइन में हम रखते हैं 1 से इन्फिनिटी वैल्यू, क्यों, क्योंकि साइन n में अगर n बराबर 0 रख दे तो साइन 0 आ जाता है। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे सेम फ्रीक्वेंसी वाले हो चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले हो, वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है, तो वो क्या नहीं होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो साइन के लिए तो क्या टर्म हो जाती है कि यहाँ जो टाइम पीरियड चूज करेंगे वो कितना चूज करना पड़ेगा, साइन n ओमेगा नॉट टी को जब सेलेक्ट करेंगे, इसको इसके साथ, इसके म्यूचुअल वालों के साथ देखेंगे कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पर जब चेक करी, टी n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जब चेक करी यहाँ पर वैल्यू रख के, तो क्या देखा कि यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पर ही ये क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, 0 पे नहीं है। जब कॉस की वैल्यू यहाँ पर चेक करें, कॉस वाले को जब यहाँ पर चेक करा तो कॉस 0 भी हमारा 1 होता है, कॉस 0 भी यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ तो n से लेकर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ही ये क्या है,
म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। और अगर 1 की बात आई तो 1 वाला भी कहाँ से होगा, 1 तो अपने आप में ये कांस्टेंट है, यहाँ n की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसे चाहे 0 से इन्फिनिटी रखो, 1 टू इन्फिनिटी रखो, सबके लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। या अगर इसे an कह दिया, यहाँ 1 नहीं होता, कोई केवल कांस्टेंट होता, 1 की जगह यहाँ क्या होता, कोई कांस्टेंट होता, उस कंडीशन में हम an को क्या बोल देते हैं कि 1 टू इन्फिनिटी कुछ भी रखो, या 0 टू इन्फिनिटी यहाँ कुछ भी रखो, 0 नहीं रखते, बस 1 से इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू रख देते। तो तीनों में क्या चीज कॉमन आई, 1 टू इन्फिनिटी। तो जो फोरियर सीरीज यहाँ पर बनाई और इसके कांस्टेंट हमने चूज करे, मतलब इसके लिए जो हमने टर्म यूज करी, तो हमने क्या देखा कि 1 टू इन्फिनिटी ही इसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ये सिर्फ ये बताना है कि ये टर्म हमने क्यों यूज करी, ये टर्म हमने किस लिए यूज करी, वो यहाँ पर बताया है। तो कौन कौन सी टर्म यूज करने हैं अगर फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 cos n ओमेगा t sin n ओमेगा नॉट t, ये टर्म हमें यहाँ पर क्या करनी होती है, यूज करनी होती है। किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अगर हम फोरियर सीरीज की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके लिए। तब इसके बाद क्या हुआ, अब इसकी हमें क्या लिखनी है, सीरीज की वैल्यू लिखनी है कि अगर हमें ये प्रॉपर सीरीज पूरी बनानी है तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। ये एक वैल्यू बन गई, तो इसके लिए हमें क्या लिखनी है, फोरियर सीरीज लिखनी है। ये सीरीज बनाई, इसके लिए हमें क्या लिखनी है, फोरियर सीरीज लिखनी है। यहाँ पर हमने क्या दिया कि ये xt एक सिग्नल है, रियल सिग्नल मान के ही अभी हम इसे चल रहे हैं नॉर्मल समझाने के लिए। xt एक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, कितने टाइम पीरियड पे, टी नॉट। इसका मतलब ये जो टी नॉट है ना, इस टाइम पीरियड पे इसकी वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। ये टी नोट टाइम पीरियड पे ये वाला टाइम पीरियड कितना हो गया, टी नोट बाय 2 हो गया। तो टी नोट टाइम पीरियड पे कहो या 2 पाई बाई ओमेगा नॉट पे कहो कि ये एक सीरीज दे रखी है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, और ये टी नोट टाइम पीरियड पे क्या हो रही है, इसका जो पीरियोडिक टाइम है वो कितना है, टी नोट है या 2 पाई बाई ओमेगा है। अब अगर हमें एक्स टी को रिप्रेजेंट करना है इस सिग्नल को, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहा था, इनकी टर्म में ही यूज करते हैं। फोरियर ने जो हमें सीरीज दी थी वो ये 3 टर्म निकाली थी और कहा था इन 3 टर्म को यूज करके ही हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 टर्म पहले इसलिए दिलाई थी, बताई है, ताकि अगर कोई भी फोरियर सीरीज लिखे तो वो याद रखे कि इन्हीं 3 टर्म को हमें क्या करना है, यूज करना है, क्या लिखते हुए, फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करते हुए। क्योंकि ये हमने निकाली थी, ये निकाली जाती हैं, ये टर्म जो है ये ऐसे ही नहीं ले ली गई, ये निकाली जाती हैं, ये चेक करते हुए कि अगर कोई हम ऐसी सीरीज लिख रहे हैं नॉन साइनोसॉइडल के लिए, तो उसके लिए सारी कंडीशंस चेक करी जाती है और कंडीशन देखी जाती है कि हाँ ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल आपस में है या नहीं है। फिर उसके बाद इसकी वेक्टर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वेक्टर से कंपेयर करने के बाद तब इनके साथ कोफिशिएंट ऐड करते हैं, तब फोरियर सीरीज हमारी लिखी जाती है। तो सबसे पहले 1 को रिप्रेजेंट करना है, मान लो सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करना है, 1 को। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम क्या लिख लेते हैं, केवल ए नॉट यहाँ लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, ए नॉट, या इसे A1 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर अलग से हमें कितनी लिखनी है, ए नॉट यहाँ पर लिख लो, प्लस क्या बताना है अब, cos n ओमेगा नॉट बताना है। कितना बताना है यहाँ पर, अब cos n ओमेगा नॉट t बताना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी तो एक कांस्टेंट है 1, इसके आगे भी तो एक कांस्टेंट है 1, ये cos n ओमेगा नॉट टी भी हो सकता है 1 है अगर, 2 cos n ओमेगा नॉट टी भी हो सकता है, 3 cos n ओमेगा नॉट टी भी हो सकता है। यहाँ वैल्यू कितनी भी हो सकती है, तो खाली हमने क्या बताई थी, टर्म्स बताई थी कि ये इसमें क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन लिख सकते हैं इस वाले को, ये वाली जो वैल्यू जाएगी, क्या कहा था, 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी। ऐसे यहाँ पे इसके कोई भी कोफिशिएंट ये हो सकता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A1,
कॉस एन है तो ओमेगा नॉट टी प्लस, और क्या इसे लिख सकते हैं, ए टू कॉस टू ओमेगा नॉट टी, एन की जगह अब 2 लिख दिया, प्लस ऐसे ही लिख सकते हैं ए थ्री कॉस 3 ओमेगा टी, ऐसे ए एन तक इसे लिख सकते हैं। कहाँ तक लिख सकते हैं इसे, ए एन तक। नेक्स्ट अब साइन वाली टर्म आ गई, साइन वाली में भी उसके आगे कोई ना कोई टर्म होगी, तो अब साइन के लिए अलग कोफिशिएंट दे दिया, जैसे इसके लिए ए दिया, इसके लिए हम कोफिशिएंट के नाम क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, और इसके लिए हमने कितना 1 के लिए कितना लिख लिया था, ए नॉट, इनिशियल था तो इसे ए नॉट से शो कर दिया था, ऐसे इसे लिखते हैं B1 साइन 1 ओमेगा नॉट टी, तो 1 को खाली ओमेगा नॉट टी लिख दिया, B2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, ऐसी B3 B4 B5 Bn तक इसे लिख सकते थे। तो ऐसे तो ये बहुत लंबी फोरियर सीरीज हो गई, इसे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, समीशन करके हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। डॉटेड डॉटेड किस लिए लगाए, क्योंकि ये वेव भी हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, ये वेव भी हमें नहीं पता कि आगे कहाँ तक जाएगी, तो इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा है। तो अब अगर हमें एक्स टी को लिखना है तो हम इस एक्स टी को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए नोट तो ए नॉट ही है, ए नोट पे हमने क्या करा है, यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो ए नोट तो हमारा क्या है, ए नोट की तरह ही है, तो ए नोट पे तो कोई समीशन नहीं, सिंगल प्लस। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, ऐसे 3 n तक ये चला जाएगा, तो इन्हें हम समीशन करके जो n की वैल्यू है कहाँ से कही थी, 1 से इनफाइनाइट ना, क्योंकि 0 के लिए कॉस वाला तो चल जाएगा, 0 के लिए कॉस वाला तो चल जाएगा, लेकिन साइन वाला 1 से ही लेना पड़ेगा। तो चाहे तो हम अलग अलग कॉस वाले के लिए 0 से लिख लेते हैं, साइन वाले के लिए 1 से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या दोनों के लिए अगर सेम लिखना है तो दोनों के लिए हम क्या भी लिख सकते हैं, सेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों साथ में लिखनी है तो सेम लिखो, साथ में लिखनी है तो सेम लिखो, अलग अलग अगर लिखेंगे तो इसके लिए 0 से लिख लो, चाहे इसके लिए 1 से, पर याद रखने के लिए क्योंकि 0 के बाद जस्ट 1 वाला आ रहा है तो 1 वाला हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 to इनफाइनाइट, या यहाँ टाइम पीरियड दिया और टाइम पीरियड के टर्म में लिख लो, या 1 to इनफाइनाइट, कहाँ तक चलेंगे यहाँ पर, an cos n ओमेगा नॉट टी प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट टी। तो ये हमारी वैल्यू किसकी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज अगर है जिसमें एक्स टी रियल वैल्यू है और यहाँ पर हमें नॉर्मल रियल वैल्यू में रियल सिग्नल हमें कोई दिया हुआ है, उस कंडीशन में जो एक्स टी की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 1 से इनफाइनाइट ए नोट कॉस एन ओमेगा टी इस तरीके से इसे लिख लिया। ये जो है ए नोट ए एन बी एन, ये क्या हो गए, फोरियर सीरीज दे रखी है ना, ये इस फोरियर सीरीज में ये ए नॉट A1 A2 B1 ये सब क्या है, इसके कोफिशिएंट है, ये जो है ये सब क्या है, इस पूरी सीरीज में कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब जो ये कॉस साइन वाली टर्म है इनसे इनकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इसकी कोफिशिएंट है। तो ए नॉट ए एन बी एन को यहाँ हम रिप्रेजेंट अलग से लिख सकते हैं कि ए नॉट ए एन बी एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कौन सी फोरियर सीरीज है ये, अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में समझाई थी, अब इसे पूरी क्या लिख दी, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। तो ये हमारे ए नॉट ए एन बी एन ये क्या हो गए, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज यहाँ पर हो गए हैं। कंबाइन करके हमने क्या करा, इसे यहाँ पर एक साथ लिख दी। इसके बाद इसे क्या भी कर सकते थे, अलग अलग भी लिख सकते थे, इसे सिग्मा में अलग लिख लेते, बी एन वाले को सिग्मा में अलग लिख सकते थे। यहाँ ये हमने क्या लिखे हुए हैं, साथ में लिखे हुए हैं, अगर हम चाहते तो सिग्मा 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 में इसको
और सिग्मा में इस वाले पार्ट को क्या भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो कुछ बुक में हो सकता है कि ये सिग्मा में दोनों क्या हो, अलग अलग लिखे हो। तो ये हमारी क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज थी। इसके बाद यहाँ पर अब क्या देखेंगे, इसके कोफिशिएंट देखेंगे कि कोफिशिएंट इसके क्या क्या है। टाइम पीरियड हमने देख लिया क्या है, अब इसके कोफिशिएंट देखते हैं। देखो पहला वाला फर्स्ट क्या है, ए नोट। ए नोट हमने क्या देखा कि ए नोट सिंपल क्या था, एक क्वांटिटी थी। नॉर्मल ए नोट की जगह हमने 1 2 3 इसी तरीके की तो वैल्यू देखी थी। तो ए नोट हमारी, ए नोट को हम क्या भी बोल सकते हैं, डीसी वैल्यू भी बोल सकते हैं। ए नोट को हम फोरियर सीरीज जो हमारी होगी है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसकी कौन सी वैल्यू भी बोल सकते हैं, डीसी वैल्यू भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/T नोट। जब किसी का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं, समेशन करते हैं या एवरेज निकालते हैं, तो क्या करते हैं, टोटल उसका जितना भी एरिया होता है डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, टाइम पीरियड। उससे क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। कहीं भी एवरेज ले रहे हैं तो समेशन करते हैं इवेंट्स का, डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स करते हैं, यही होता है। ऐसे ही कोई फोरियर सीरीज है, उसका हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल टाइम एरिया लेंगे, टी नॉट टाइम में जो इतना भी एरिया आ रहा है डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टी नॉट कर देंगे। तो वही चीज हमने यहाँ करी है, 1/T नॉट। ये लिमिट रखेंगे, जिस लिमिट से जिस के बीच में हमें चेक करनी है, 1 से इन्फिनिटी चेक करनी है तो रखेंगे, -∞ to इन्फिनिटी चेक करनी है वो वैल्यू रखेंगे, -T0/2 से +T0/2 चेक करना है वो लिख लेंगे। इसलिए यहाँ सिंपल क्या भी लिख सकते हैं, केवल टी नोट से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी नोट क्या है, टाइम पीरियड है, एक्सटी सिग्नल जिसका हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। टी नोट का मतलब होता है जो भी लिमिट हमें यहाँ लगानी है वो इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है, लगा सकते हैं। अभी केवल टी नोट से हमने इसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इस टी नोट की जगह जो टाइम पीरियड जितने भी हमें दिया हुआ है उसके बीच में हमें चेक करनी है वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x ऑफ टी dt। देखो ये हो गई ए नोट की वैल्यू। तो ए नोट की वैल्यू क्या है हमारी, 1/T नोट इंटीग्रेशन ऑफ xt dt। xt dt हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सिग्नल की ये केवल कौन सी वैल्यू है, डीसी वैल्यू है, कांस्टेंट वाली। तो इस ए नोट को हम क्या भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का, इसे हम डीसी वैल्यू भी बोल सकते हैं, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी इसे हम यहाँ xt की बोल सकते हैं। किसकी है ये सारी वैल्यू, xt की, xt की डीसी वैल्यू वाला पार्ट। जैसे कोई सिग्नल दिया है, मान लो 3 + 4 cos ω t, तो जो 3 वाला पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, ए नोट हो गया, डीसी वैल्यू जो उसमें इक्वेशन में होगी। सेकंड an, an अगर यहाँ पर देखते हैं तो an वाला पार्ट हमारा कौन सा, ये है। तो हमें an की वैल्यू निकालनी है xt की टर्म में। तो an की जो वैल्यू निकलती है वो भी सेम है कि अब इसे हमें क्या करना है, an cos n ω t वाला पार्ट देखना है। तो यहाँ कैसे लिखा जाता है, ये होता है 2/T नॉट। ये क्या होती है वैल्यू, 2/T नॉट। यहाँ पर भी टी नॉट लिख दो खाली, या जिस टाइम पीरियड में हमें चेक करनी है, जैसे -T0/2 से +T0/2 पर चेक करनी है तो -T0/2 से +T0/2 लिख सकते हैं यहाँ पर xt। अब ये जो कॉफिशिएंट है ये कौन सा कॉफिशिएंट है, जो किसके टर्म के साथ है, कॉस वाले टर्म के साथ। जो हमने सारी वैल्यू किसकी ली थी, कॉस वाली ली थी, तो ये किसके साथ है, कॉस वाले टर्म के साथ है। तो इसलिए यहाँ लिखना क्या जरूरी है, टी। तो ये हमने किसकी वैल्यू लिख दी, an की वैल्यू लिख दी। an यहाँ पर कितना हो गया, 2/T नॉट। टी नॉट यहाँ पे लिख दिया, टी नॉट का मतलब होता है सारी लिमिट के लिए, मतलब सारी वैल्यूज जिस पे भी हमें चेक करनी है, ये कोफिशिएंट निकालना है, टी नॉट वो वैल्यू है। xt सिग्नल की वैल्यू है, cos n ω t जो हमें ये सिग्नल दिया हुआ है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, n का मान। बस इसमें ये याद रखना, यहाँ तो n है नहीं कहीं भी, ये तो हमारी कैसी वैल्यू, डीसी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू है, n की। तो हमने जो पीछे यहाँ बताया था n की वैल्यू कितनी थी, 1 से इनफाइनाइट थी ना। तो ये यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, बल्कि यहाँ कॉस वाले में तो 0 भी चल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखना कि जो n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। थर्ड bn,
बी एन इजिकल्स टू भी कितना होगा 2/T0। ये कोफिशिएंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले के, तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के हैं ये T/T0 T0 XT साइन n ओमेगा नॉट t। यहाँ तो कंपलसरी है ही कि ये वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो साइन वाले में तो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, कॉस की लिख दी और ये हमारे a नॉट की वैल्यू हो गई। तो 3 ये इजीली याद कर लेंगे कि एक डीसी वैल्यू, एक हमारा कॉस वाला कॉफिशिएंट जो है, एक हमारा जो साइन वाला कॉफिशिएंट है, उसकी हमने क्या निकाल ली, यहाँ से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके बाद अगर हमें अब चेक करना है कि अगर ए एन की नेगेटिव वैल्यू निकालना चाहे, अगर यहाँ पर अब हम इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक करें कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की अगर यहाँ प्रॉपर्टी भी देखें तो जो ए नोट है, ए नोट तो हमारा क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो ए नोट तो हम क्या रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। ए नोट हमारा हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, क्या बताया, ये डीसी वैल्यू है, तो ये तो हमेशा कैसी आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन ये कैसी आएंगी, ये पीरियोडिक वैल्यू है। इनके साथ कौन सी टर्म है, कॉस की टर्म है, साइन की टर्म है, ये वाली टर्म हमारी कैसी है, पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक वाले की हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और ये पता करते हैं कि ए एन अगर इतना है, यहाँ पर ये चीज खत्म हो चुकी है, अब बस हम चेक कर रहे हैं कि ए ऑफ माइनस एन कितना होगा। अगर ए एन की वैल्यू इतनी है तो ए ऑफ माइनस एन यहाँ पर कितना होगा। तो अगर ए ऑफ माइनस एन निकालें तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस माइनस एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर क्या आएगा, कॉस माइनस एन ओमेगा नॉट टी। तो कॉस माइनस ओमेगा नॉट टी इक्वल टू कितना होता है, प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी। तो इसका मतलब कि जो ए ऑफ माइनस एन है वो हमारा सेम वही वैल्यू आएगी जो ए ऑफ प्लस एन की होती है। तो एक तो हमें ये चीज यहाँ पता चली कि अगर हम ए एन का निगेटिव वाली वैल्यू भी निकालें, ए एन की ए ऑफ माइनस एन भी निकालें, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आती है, जितनी ए एन की वैल्यू है उतनी ही आती है। तो ए ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू ए एन, ए नॉट कोफिशिएंट कांस्टेंट है। सेकंड चीज चेक करते हैं कि बी ऑफ माइनस एन कितना आएगा, बी ऑफ माइनस एन यहाँ वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम माइनस रखते हैं, अगर साइन में यहाँ माइनस रखा तो ये साइन माइनस एन ओमेगा नॉट टी आएगा। माइनस साइन में क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 2/T0 T0 XT साइन ओमेगा नॉट टी। तो बी एन जितना पहले आ रहा है उसका कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो बी एन और ये बराबर नहीं होते, ये माइनस साइन के बराबर होता है बी एन के। तो दो प्रॉपर्टी हमें ये पता चली, एक तो ए एन की, एक तो हमें किसकी प्रॉपर्टी पता चली है, ए एन की, कि जो ए ऑफ माइनस एन होता है वो ए ऑफ प्लस एन के बराबर होता है, लेकिन जो बी की माइनस एन, बी ऑफ माइनस एन होता है वो माइनस ऑफ बी एन के बराबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें पता चली किसकी, ए एन के बारे में। ठीक है, तो अब ये चीज हमने देख ली। अगर हम इनका कोई ग्राफ भी बनाना चाहे, अगर इसका ए एन और बी एन का क्या बनाना चाहे, ग्राफ भी बनाना चाहे सिग्नल का, तो हमें क्या पता है कि जो ए एन का ग्राफ है, ए एन वाला, वो हमेशा किसके बीच में बनेगा, ए एन और एन ओमेगा नॉट टी के बीच में बनेगा। एन ओमेगा नॉट टी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है ना, जो एन की वैल्यू आती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग तो ए एन मिलेगा। यहाँ एक्स टी से लेना देना नहीं है, यहाँ किससे लेना देना है, एन से। एन ओमेगा नॉट जो वैल्यू आती जाएगी ए एन की वैल्यू निकलती जाएगी। ऐसे बी एन में भी बी एन ओमेगा नोट, जो एन ओमेगा नोट की वैल्यू आती जाएगी बी एन की वैल्यू आती जाएगी। तो जो इस वाले का ग्राफ बनेगा, अगर हमें ग्राफ बनाना है वेव फॉर्म, तो वो बनेगा बी एन और एन ओमेगा नोट के बीच में। इस वाले का बनाना है तो ये, तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला है ये फंक्शन है ए एन, ये फंक्शन होता है एन ओमेगा नोट का, लेकिन जो बी एन होता है ये फंक्शन होता है एफ डैश, लिख दिया इसे, ये भी एन ओमेगा नोट का। तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा बी एन का एन ओमेगा नोट के बीच में और बी एन के बीच में बनेगा, तो उसे एफ डैश लिख दिया और उसे एफ लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। इसके बाद अब चेक करते हैं कि अगर मान लो हमने xt को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कहा है कि xt हमारी क्या थी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थी। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू हो केवल रियल वर्ड, रियल मतलब कि कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उसकी वैल्यू हमारी कैसी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है कि पूरी इक्वेशन जे जे में ही लिखी हुई हो। और
ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हमारी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि एक पार्ट रियल हो और एक पार्ट इमेजनरी हो, इस तरीके से भी हमारी इक्वेशन लिखी हो सकती है। अगर हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी आई एग्जाम में या कहीं पे कोई सीरीज दी और उसे पहचानने के लिए कहा, तब हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज क्या होती हैं। कैसे? मान लो अगर ए नॉट की वैल्यू जो एक्स टी है, एक्स टी जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल हमारा कैसा है? अगर रियल है, अगर हमारा सिग्नल कैसा है? रियल है, तो रियल सिग्नल में देखो यहाँ पर कहीं भी जे का कोई पार्ट नहीं है ना, तो अगर हमारा सिग्नल रियल है तो जो ये वाली इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन में भी कहीं जे का पार्ट नहीं आएगा, इस इक्वेशन में कहीं क्या नहीं आएगा? जे का पार्ट नहीं आएगा। जब इसमें कहीं जे का पार्ट नहीं आ रहा, इसमें कहीं जे का पार्ट नहीं आ रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि चाहे ए नॉट हो, ए एन हो, बी एन हो, अगर हमारा एक्स टी रियल है तो ए नॉट, बी नॉट और ए नॉट, बी एन और ए एन सब क्या आते हैं? रियल वैल्यूज आते हैं। ये हम बता भी सकते हैं कि अगर हमारा एक्स टी क्या है? रियल, अगर हमारा एक्स टी सिग्नल जो है वो क्या है? रियल वैल्यू है, रियल सीरीज है, इस कंडीशन में ए नॉट, बी एन, ए एन तीनों की वैल्यू क्या आती है? रियल ही आती है, रियल फॉर्म में इनकी वैल्यू आती है। अगर हम एक्स टी को क्या बोल दें? इमेजनरी, और थर्ड क्या बोल सकते हैं एक्स टी को? कॉम्प्लेक्स। अगर हम अब एक्स टी को क्या कह रहे हैं? इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब क्या है कि इनमें से किसी के भी पार्ट में किसकी वैल्यू आ जाए? अगर जे की, यहाँ पर हमारी जो सीरीज है वो किस में आ जाए? अगर जे की फॉर्म में आ जाए, तो जे की फॉर्म में अगर ये इक्वेशन आ गई, हमारी फोरियर वाली कोई भी सीरीज की इक्वेशन हमारी किस में दे रखी है? जे में दे रखी है, तो जे या इमेजनरी में तो कहीं पे भी कोई भी फॉर्म आ सकती है, इमेजनरी में तो इसमें कहीं से भी किसी की भी वैल्यू आ सकती है। उस कंडीशन में अगर हम ये तीनों की वैल्यूज निकालेंगे, एक्स टी कहाँ है ना? जे में हो सकती है, एक्स टी जे में, तो हमें इस साइन ओमेगा टी और इससे और कांस्टेंट से तो कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ए नॉट कांस्टेंट आता हो लेकिन एक्स टी का मान क्या होगा? इमेजनरी। तो जब एक्स टी का वैल्यू इमेजनरी है और यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ कोई स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इमेजनरी के टर्म में कोई ना कोई वैल्यू तो रह ही जाएगी। तो ये वाली टर्म भी जे में ही आएगी, ये भी जे में ही आएगी, ये भी जे में ही आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में भी चाहे ए नॉट हो, ए एन हो, बी एन हो, ये सब जो आउटपुट में इक्वेशन देंगे, मतलब कॉन्फिशिएंट के वैल्यूज आएंगी, वो सब क्या आएंगी? इमेजनरी ही आएंगी। ठीक है, ये भी क्या आएंगी? इमेजनरी आएंगी। अब आई कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल पार्ट भी है, इमेजनरी पार्ट भी है। तो एक्स टी की वैल्यू अगर रियल और इमेजनरी दोनों है तो फिर से ए नॉट, ए एन और बी एन की इक्वेशन देखो, जब एक्स टी रियल प्लस इमेजनरी है तो जो आउटपुट भी आएगा वो किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए नॉट, ए एन, बी एन है, ये हमारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स ही होंगे। तो ये कुछ क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की। इसके बाद अगर हमें अभी तो नॉर्मल इक्वेशन दी थी, नॉर्मल इक्वेशन का मतलब अगर हम पे कोई इक्वेशन ऐसी आई हो 3 + 4 cos 2 ओमेगा टी, ये सिर्फ ऐसे मान रहे हैं कि इस तरीके की कोई इक्वेशन आई हुई थी, मान लो जे भी दे दिया, अगर जे sin 3 ओमेगा नॉट टी, कुछ इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हम पे आई थी, तो हमने कैसे ए नोट क्या होगा निकालना भी नहीं सीखा, निकालना आगे देखेंगे। अभी सिर्फ सीरीज लिख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है और कौन कौन सी सीरीज के में कौन कौन से कोफिशिएंट कैसे लिखे जाते हैं। तो तब हमने इस तरीके से इन वाली सीरीज की बात अभी तक करी है। अब क्या कह रहे हैं? अगर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है वो कौन सी फॉर्म में हो? पोलर फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज अब हमारी किस में है? अगर पोलर फॉर्म में है, ठीक है, ये लिख भी सकते हो पूरा कि पोलर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। पोलर फॉर्म का क्या मतलब है? अब अगर हमारी इक्वेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है, cos n ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, एंगल ऐड हो गया ना, अभी तक कोई एंगल ऐड नहीं हो रहा था। अगर किसी इक्वेशन में क्या ऐड हो जाता है? एंगल ऐड हो जाता है, और कौन सी फॉर्म में? ट्रिग्नोमेट्रिक वाली फॉर्म में। तो तब हम उसे क्या बोल देते हैं? पोलर फॉर्म बोल देते हैं उस वाली सीरीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में अगर एंगल ऐड हो रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे? पोलर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज।
तो पोलर फॉर्म की अब देखते हैं कि अगर कहीं पे पोलर फॉर्म लिखी हुई है तो पोलर फॉर्म में हम इसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो चीज अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि जो इसकी पोलर फॉर्म, चाहे करते करते भी देख लेंगे, पहले ही बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो होती है उसकी जो पोलर फॉर्म वैलिड होती है वो सिर्फ रियल अगर एक्सटी होगा उसी केस में ही पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है, वैलिड होती है। पोलर फॉर्म हमारी कब वैलिड होती है, रियल के केस में, कि एक्सटी हमारा क्या है, अगर रियल है उस केस में ही हमारी पोलर फॉर्म क्या होगी, वैलिड यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लिख लेते हैं कि अगर हमारी सीरीज है एक्सटी ए नॉट प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये तो हमने नॉर्मल क्या लिख ली, एक्स टी की कोई सिग्नल जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है उसकी यहाँ पर वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या कहा कि पोलर फॉर्म में चेंज करना है, हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो पोलर फॉर्म लिखेंगे पहले और लिखने के बाद देखेंगे अब कोफिशिएंट क्या क्या निकलेंगे। पहले पोलर फॉर्म निकलेंगे फिर देखेंगे फिर हम डायरेक्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो हम अब यहाँ लेट करेंगे और क्या चीज सबसे पहले लिख लेना यहाँ पर कि पोलर फॉर्म जो वैलिड होती है, वैलिड केवल कब होती है, व्हेन एक्सटी इज रियल। तो लेट हमने यहाँ मान लिया कि जो ए नोट है वो तो हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है। आगे ए एन और बी एन की वैल्यू यहाँ पर मानते हैं। तो जो ए एन है हमारा उसे हमने क्या मान लिया, आर एन कॉस फाई। फाई तो एंगल ऐड करना है, जो पोलर फॉर्म होती है उसमें हमने क्या कहा कि कुछ एंगल ऐड हो जाता है अगर किसी भी इक्वेशन में, तब हम उसे देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। तो ए एन को तो हमने आर एन कॉस फाई कह दिया और बी एन को हमने कितना कह दिया, आर एन साइन फाई। तो ए एन को हमने आर एन कॉस फाई मान लिया और बी एन को आर एन साइन फाई मान लिया। अब हमें अगर इसका मॉड्यूलस निकालना है, हम क्या निकाल लें, एंगल भी निकाल लें और आर एन की वैल्यू भी निकाल लें, दोनों चीज निकाल लें कि आर एन एंगल, ये जो आर एन की वैल्यू है ये कितनी आएगी और ये जो फाई है फाई कितना आएगा ये निकालो। तो इसका तरीका कौन सा होता है, जो फाई और आर एन निकालने का है, तो जो हम पढ़ते हैं पोलर और रेक्टेंगल फॉर्म वाले फॉर्मूले वो यहाँ पर यूज होंगे। इलेक्ट्रिकल में भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल से पोलर और पोलर से रेक्टेंगल कैसे जा सकते हैं। तो आर एन क्या होता है, इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आर एन कॉमन आ जाएगा स्क्वायर करके, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही तो आएगी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये यहाँ पर इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, ये तो आर एन आ गया, अगर हमें आर नॉट निकालना है मान लो, या n इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देते हैं, अगर 0 कर देते हैं तो आर 0 कितना आएगा, a0 प्लस b0 का स्क्वायर, a0 प्लस b0 का स्क्वायर। जो b0 होता है, b ऑफ 0, क्या कहा था कि जो साइन के n की वैल्यू 0 अगर यहाँ पर लिख दी 0, तो साइन 0 तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, कॉस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए एन की जगह क्या लिख दिया, a0 लिख दिया, a0 रूट से बाहर गया तो आर नोट की वैल्यू कितनी होती है, ए नोट होती है। और अगर केवल आर एन की कोई बात करें तो आर एन की वैल्यू क्या होती है, इतनी। दोनों यूज होंगे आगे, इसलिए दोनों यहाँ पर लिख दी। अब एंगल, एंगल कैसे निकलता है, टेन फाई की टर्म में, फाई बराबर या टेन फाई जितना भी निकले, टेन फाई इनवर्स ऐसे करके निकल जाता है। तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, टेन फाई इज इक्वल्स टू बी एन बाई ए एन, या फिर फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन।
ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पे आ गई एंगल की वैल्यू। अब क्या करो, ये जो आर एन है, ये ए एन और आर एन है, इनकी वैल्यू जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थी उसमें वहां पर पुट कर दो। किसमें पुट करनी है, जो हमने एक्स टी की ये वैल्यू लिखी है, पहले इस एक्स टी की वैल्यू लिखो, इस एक्स टी में ये ए एन वाली बी एन वाली वैल्यू लिखो, फिर इनका यूज वहां पर हो जाएगा। तो एक्स टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आया, ए नोट, ए नोट को क्या लिख सकते हैं, आर नोट लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि ए नोट हमारा क्या है, आर नोट है, प्लस ए एन था, ए एन हमारा है, उसे हमने कितना माना है, आर एन कॉस वाई कॉस एन ओमेगा नॉट प्लस बी एन को आर एन साइन फाई साइन एन ओमेगा नॉट टी, यही वैल्यू है यहाँ पर, नॉट प्लस। अब यहाँ पर जो आर एन है, आर एन को तो यहाँ क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो आर एन हमने कॉमन। आगे अगर फॉर्मूला देखें तो आगे हमें किसका फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिख रहा है। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी माइनस ए। तो कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, बी क्या है, एन ओमेगा नॉट टी, एन ओमेगा नॉट टी माइनस ए कितना है, फाइव। तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो ये आ गया आर टी एक्स टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस समीशन ऑफ एन इज 1 to इनफाइनाइट आर एन कॉस एन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पर, ये वाली फॉर्म है पोलर फॉर्म। पहले फाई एंगल नहीं आ रहा था ना, अब हमारा कौन सा एंगल आ गया, फाई एंगल भी यहाँ आ गया, जिसमें हमें आर नॉट की वैल्यू भी पता है, आर एन की वैल्यू भी पता है ए एन और बी एन के टर्म में, आर नॉट की वैल्यू भी पता है ए नॉट के टर्म में, और फाई की वैल्यू भी हमने पीछे निकाल ली बी एन और ए एन की टर्म में। इस वाली चीज को यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ लिमिट कितने से कितने रखी हुई है, जो एन की वैल्यू रखी है 1 to इनफाइनाइट रखी है। अगर हम इसे एन को 1 to इनफाइनाइट की जगह 0 अगर कर दें, यहाँ कितना लिख दें अगर 0, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगर इसे 0 लिख देते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है आर एन वैल्यू, आर एन की जगह तब हम कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू, ये सिर्फ इसे और शॉर्ट में लिखने का तरीका है, यहाँ तक बिल्कुल वैलिड है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगर हम क्या लिखते हैं, एन 1 to इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर कितना लिख दें, 0 लिख दें, तो अब हम इस इक्वेशन को कितना लिख सकते हैं, फाई के टर्म में लिख सकते हैं। कब, जब एन की वैल्यू कितनी है, 0। ये आर एन ऐसी रहेगा, एन इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट में हम इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिमिट देखनी है बस, मतलब यहाँ समीशन 1 to इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन है, 0 to इनफाइनाइट है तो इक्वेशन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 1 to इनफाइनाइट के लिए, और ये कितने से है, 0। देखो यहाँ 0 रख के अगर देखेंगे, अगर यहाँ 0 की वैल्यू रखते हैं तो 0 की वैल्यू में ये वाली टर्म तो हमारी 1 आ जाएगी, ये वाली टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, 0। तो आर 0 अलग निकल जाएगा। फिर 1 रख के देखो, 1 की बात तो यही इक्वेशन बन गई ना। इस वाली इक्वेशन को चाहे यहाँ 0 रख के देख लेते हैं, यहाँ 0 रख के देखो तो ये इस पूरा का मान आर 0 ही तो है। तो हमने क्या करा, समीशन इस पूरे को जोड़ के 1 कर दिया, आर 0 को भी इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो टोटल इक्वेशन ये हो गई। तो अगर 0 से इनफाइनाइट करनी है तो ये लिख सकते हैं, 1 to इनफाइनाइट करते हैं तो 2 पार्ट में आएगी। केवल हमें छोटी इक्वेशन लिखने के टर्म के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 to इनफाइनाइट के टर्म में एक्स टी को लिख दिया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये उसी ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म की इक्वेशन हो गई है। अगर हम यहाँ पर आर नोट कहें तो जैसे वहां पर ए नोट डी सी कॉम्पोनेंट था, यहाँ आर नोट डी सी कॉम्पोनेंट है,
वहां पर कौन सा कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट था, आर नॉट था, ए नॉट था। यहाँ पर डीसी कंपोनेंट या डीसी वैल्यू हमारी क्या है, आर नॉट है। वहां ए नॉट को हमने डीसी वैल्यू कहा था, यहाँ पर किसे कहा है, आर नॉट को। ठीक है, अगर अब इसकी कोई भी क्या कहेगा कि अलग अलग वैल्यूज बताओ, ये एक इक्वेशन दे रखी होगी इस तरीके से, और आर नॉट कह दिया कि आर नॉट एक डीसी कंपोनेंट है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड कोई पूछे कि आर नॉट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, पावर कितनी होगी, उस सब को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। कैसे, देखो आर नॉट की अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आर नॉट हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर नॉट की अगर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, आर नॉट की टर्म में अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी तो इसकी कितनी होगी, 0 हर्ट्ज होगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड कहें, एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड पीछे निकाला था आर नॉट, आर नॉट इज इक्वल्स टू कितना आया था, ए नॉट आया था, आर नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, ए नॉट। तो एम्पलीट्यूड हमारा कितना आ जाएगा, इसका ए नॉट आ जाएगा। एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट आ गया तो आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, जो डीसी कंपोनेंट होते हैं उनकी आरएमएस वैल्यू भी उतनी ही रहती है। तो अगर एम्पलीट्यूड के या इसकी आरएमएस वैल्यू कहेंगे तो आरएमएस वैल्यू भी कितनी होगी, ए नॉट ही होगी। पावर अगर पूछेंगे पावर कितनी होगी, तो पावर कितनी होती है, वी स्क्वायर बाय आर होती है। कांस्टेंट वाली टर्म को अभी यहाँ से हटा दो, तो पावर अगर पूछेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे फ्रीक्वेंसी कहें, एम्पलीट्यूड कहें, आरएमएस वैल्यू कहें या पावर कहें, सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें अगर और लिखनी है तो इसे भी लिख लो याद करने के, कि अगर इस सिग्नल की पावर कहेंगे तो पावर भी निकाल सकते हैं, आरएमएस वैल्यू कहेंगे तो आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डीसी है तो डीसी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, सेम ही यहाँ पर होती है। ये किसकी हो गई, आर नोट के बारे में। आर नोट हमारा क्या है, एक डीसी वैल्यू है, डीसी कोफिशिएंट है, डीसी कोफिशिएंट बोलो, या आर एस हमारा क्या है, डीसी कंपोनेंट। अब अगर बात करते हैं आर एन की, किसकी, आर एन कॉस एन ओमेगा, आर एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी वाले की बात करते हैं। दो पार्ट है ना यहाँ पर, एक तो आर एन कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव एक हो गया, अगर एन की वैल्यू 2 रख दी तो 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, 3 रख दी तो 3 ओमेगा टी माइनस फाइव, उससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आर एन की अगर 1 पे वैल्यू निकालेंगे, अगर फर्स्ट कंपोनेंट की आर एन, डीसी कंपोनेंट कौन सा था, 0 वाला, फर्स्ट कंपोनेंट अगर निकालना है, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होगा, 1 वाला, सेकंड कंपोनेंट निकालना है 2 वाला, थर्ड कंपोनेंट 3 वाला। तो अब क्या करना है, बस यहाँ 1 2 3 की वैल्यू रखती जानी है। तो यहाँ पर अगर आर एन की वैल्यू रखें, फ्रीक्वेंसी तो सब बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा नॉट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी, या तो एफ का हो या फिर कितनी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट भी यहाँ पर बोल सकते हैं। 1 फ्रीक्वेंसी बता दी सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी के बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहाँ 1 रखो, तो 1 जब यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, अंडर रूट में किसकी वैल्यू है, अंडर रूट में वैल्यू है। इसके बाद अगर क्या पूछ रहे हैं, पावर, पावर में ये R1 निकलेगा ना, यहाँ से R1 की वैल्यू, ये आ गया एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। इसके बाद पावर अगर पूछते हैं, पावर कितनी आती है स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो A1 का स्क्वायर प्लस, और इसके बाद आरएमएस वैल्यू अगर पूछते हैं R1 की, फर्स्ट कंपोनेंट है ये, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू पूछते हैं तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, एसी, जिसके आगे कॉस लग रहा है या साइन लग रहा है वो साइनसोइडल एसी टर्म हो गई। तो एसी की जो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, AM बाय रूट 2, मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये मीन वैल्यू है डिवाइड बाय रूट 2, या क्या भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, R1 डिवाइड बाय, उसमें अंडर रूट लगाना था, R1 डिवाइड बाय रूट 2। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, आरएमएस वैल्यू आ गई। ऐसे सेकंड कंपोनेंट निकाल लो, थर्ड फोर्थ, जिस कंपोनेंट की
वैल्यू कहें वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पोलर फॉर्म यहाँ पर खत्म हो गई। यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि पोलर फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर हमने क्या चीज देखी, पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है, और पोलर फॉर्म में फर्स्ट कंपोनेंट हो, सेकंड कंपोनेंट हो, थर्ड कंपोनेंट हो। कंपोनेंट नहीं लिखा तो क्या भी लिखा हो सकता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी ये लिखा हुआ हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो कौन सी देखनी है, हमने क्या चीज यहाँ पर देख ली है, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज देख ली। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये देख लिया अगर रियल हो तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा तो क्या होगा। फिर हमने देखा अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज ही हमें पोलर फॉर्म में अगर शो करनी है या पोलर फॉर्म में दे रखी है तब हमें उसके कोफिशिएंट निकालने हैं। तो पोलर फॉर्म में हमने देख लिया और उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पर निकाल ली। इसके बाद और किसकी वैल्यू यहाँ, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल सीरीज देखें तो एक्सपोनेंशियल सीरीज में क्या होता है, देखो अब जब हमें सीरीज आगे अगर देखेंगे ना, जितनी फोरियर सीरीज सॉल्व हो रही है या एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे एग्जाम में आए हुए, तो एक दो भी अगर क्वेश्चन है या तो कोई सॉल्व करके दिखाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाएंगे, कुछ भी चीज दिखाएंगे, ज्यादातर सारी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल टर्म में ही लिखी रहती हैं। तो इसलिए ये वाली चीज हमारे लिए क्या भी हो जाती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो अभी तक पढ़ा वो वेस्ट था या बेकार था, उसमें कुछ नहीं है। पहले जब वो आएगा तभी हम एक्सपोनेंशियल पता कर पाएंगे, पहले वो वाली चीज भी हमें आनी चाहिए। उससे हमने सीखा कि कौन कौन से टर्म हमने ली थी, उससे कंपेयर करते रहेंगे हम एक्सपोनेंशियल को, तो दोनों चीजें हमें आती रहेंगी, दोनों पता लगती रहेंगी कि कैसे कैसे दोनों चीजें क्या करी जाती हैं, यूज करी जाती हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अगर अब अभी तक पढ़ी थी कौन सी सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, अब कौन सी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो सेम वही चीज करनी होगी, एक्सपोनेंशियल के लिए भी हमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, ऐसा नहीं है कि सीरीज अब बदल गई। सीरीज मान लो कोई दे रखी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही दे रखी है, स्क्वायर फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में दे रखी है। अब हम उसको ये देखते हैं कि अगर इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में शो करना है, अगर अब इसे ही एक्सपोनेंशियल टर्म में शो करना है, कॉस और साइन में भी अगर कर रहे हैं, उसके साथ एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाली में करना है, तब हम कैसे लिख सकते हैं फोरियर सीरीज को, तब फोरियर सीरीज की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। तो उसके लिए फिर से सेम रूल है कि हमें एक सेट बनाना पड़ेगा उन टर्म्स का जो आपस में क्या होंगी, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि जो हमने पीछे 3 लिए थे उनके अलावा सिर्फ वही म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, जो हमें पता थे, जो हमें दिए गए, जो फोरियर ने सर्च करे उसके बारे में उन्होंने लिख दिया और वही हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है और भी इसमें एक्सपोनेंशियली या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टर्म हो सकती हैं, लेकिन जितने जितने पर रिसर्च करी गई, जो जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल देखी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पर लिख ली। तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो कैसे लिखी जाती है, ई की पावर में लिखी जाती है ना, ई की पावर ओमेगा टी, ई की पावर जे ओमेगा टी, ऐसी तो लिखी जाती है। खाली अगर ई की पावर ओमेगा टी लिखेंगे तो उससे ये रहेगा कि पता नहीं ये साइन की टर्म है, कॉस की टर्म है, कौन सी टर्म है। तो हम अगर ई की पावर जे ओमेगा टी में लिखते हैं तब हमें पता लग जाता है कि कोई सीरीज अगर है तो कॉस और साइन दोनों के टर्म में वो सीरीज शो कर रखी है। जैसे हम नेटवर्क में भी देखते हैं कि अगर कोई भी सिग्नल होता है, साइनसॉइडल सिग्नल की भी बात कर रहे हैं, कोई भी अगर साइनसॉइडल सिग्नल होता है तो उसे शो करने का तरीका होता है कि या तो हम उसे रेक्टेंगल फॉर्म में शो करते हैं, या हम उसे पोलर फॉर्म में शो करते हैं, या हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जब हम उसे शो करते हैं तब भी हमारी जो इक्वेशन आती है वो किस में आती है, कॉस और साइन के टर्म में ही आती है ना। तो इसलिए अब हम जो अपनी फोरियर सीरीज बनाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन सी फॉर्म में देखेंगे, एक्सपोनेंशियल। तो अब हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अब हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में फिर से हमें चेक करना है कि कौन कौन सी टर्म हमारी क्या होती है, म्यूचुअली
ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमने क्या करा, फिर से चेक करा और चेक करा e की पावर से। तो e की पावर j ओमेगा नॉट t, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो चलो यहाँ माइनस की लगा दी, e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, 1 2 3 कितना भी लिख दो, यहाँ n ओमेगा नॉट t भी लिख सकते हैं, 2 1 3 कुछ भी यहाँ पर लिख दो। अगर 2 है e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, इसके बाद क्या आता है, n 2 रखा है n 1 रखा 0, e की पावर 0 1 आ जाएगा, e की पावर प्लस j ओमेगा नॉट t। ऐसे चेक करते गए, इस तरीके से हम क्या करते गए, इक्वेशन चेक करते गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, निगेटिव में जा रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव में जा रहे हैं तो प्लस इनफाइनाइट। ये हमने पहले चेक करी, तब हमने लिमिट लिख दी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। 0 to 1 भी हो सकती थी, 1 से 0 भी, पर हमने यहाँ चेक करा कि क्या ये टर्म्स, अगर कोई भी दो टर्म्स ले लें सेम फ्रिक्वेंसी वाली और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाली, क्या ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है या नहीं, हार्मोनिकली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, क्या कहा था कि ये देखो कि अगर डिसिमिलर फ्रिक्वेंसी लेंगे, कोई भी दो डिसिमिलर फ्रिक्वेंसी वालों का आपस में कॉन्जुगेट करके वैल्यू निकालेंगे, अगर वो हमारी क्या आती है 0, और सिमिलर वाली निकालें अगर उनकी वैल्यू क्या आती है नॉन 0, तो हमारी ये क्या होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। तब हम उनको फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों, इसका पूरा रूल है कि किस लिए हमने यही यूज करें। ठीक है, तो वहां तक अभी नहीं जाना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये यूज करने हैं, क्यों यूज करने हैं, उसमें अभी यहाँ पर इतने डीप में नहीं जाना है, सिर्फ ये यूज करने हैं, ये याद रखो। तो कौन से यूज करने हैं, जो भी टर्म आपस में क्या हो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। क्या उसकी कंडीशन है कि सेम फ्रिक्वेंसी वालों का कॉन्जुगेट करके हमने लिया, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन करा दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। सेम पे करो 0 नहीं आनी चाहिए, वो वाली हमारी क्या होती है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होती है। जैसे यहाँ किसी भी दो को ले लो डिसिमिलर को, डिसिमिलर का मतलब क्या है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। एक हमने क्या ले लिया, माइनस n बराबर 1 वाला ले लो या 2 वाला ले लो, वो भी डिसिमिलर हो गई। एक +1 वाला ले लो, एक -1 वाला ले लो, वो भी डिसिमिलर हो गई। तो कोई भी दो अगर डिसिमिलर लेते हैं, उनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। लेकिन हमें वो भी चेक करने हैं सेम फ्रिक्वेंसी वाले, सेम फ्रिक्वेंसी क्या आनी चाहिए, नॉन 0 आने चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी आने चाहिए नॉन 0, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले आने चाहिए 0। तो क्या करो, किसी भी एक को यहाँ क्या कर लो चेक, वैसे चेक करने की नीड नहीं है, हमने ये चेक करके ही यहाँ पर रख रखे हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि कैसे कह रहे हैं, पिछले वाले में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी। क्या टाइम पीरियड है इसका, यहाँ भी कह दो कि कोई एक्सटी सीरीज है, उसका टाइम पीरियड कितना है t0, या t0 की जगह क्या लिख सकते हो 2π/। अलग अलग फ्रिक्वेंसी ले लो, कोई एक फ्रिक्वेंसी ये ले ली, एक ये फ्रिक्वेंसी ले ली। फ्रिक्वेंसी मतलब ये, यहाँ माइनस का ओमेगा नोट है, यहाँ प्लस का ओमेगा नोट है, तो अलग फ्रिक्वेंसी हो गई ना। ऐसी माइनस की जगह 2 और 1 वाले को भी ले सकते हो अलग अलग फ्रिक्वेंसी। किसी भी एक का कॉन्जुगेट करना है, किसी भी एक का क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए कॉन्जुगेट करना है, किसी भी एक का कॉन्जुगेट कर दो। तो हमने इस वाले का कॉन्जुगेट करा, किसी भी एक का हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट करके वैल्यू निकालते हैं, कॉन्जुगेट में हमारा क्या होता है, जे वाला पार्ट माइनस का हो जाता है, तो इसकी अगर हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेम यही पार्ट आएगा। सॉल्व करो इस वाले पार्ट को, ये कॉन्जुगेट हुआ माइनस का हुआ, माइनस जे, या तो ऐसे 2j लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे 2 ओमेगा नॉट t करके लिख लो, या j लिख के इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ t की वैल्यू रख देना जब इंटीग्रेशन होके आएगी,
तो कितनी आ जाएगी 2 पाई बाय, ये आ जाएगा ना ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई रखने पर 0 वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो डिसिमिलर वालों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। सिमिलर वालों को भी चेक कर लो, अब 2 सिमिलर वालों की निकाल लो। पर क्या करना कंपलसरी है कॉन्जुगेट, इसे सॉल्व करो। अब जब वो कॉन्जुगेट करा तो वो माइनस में कितनी आ गई माइनस जे आ गया, वन नॉन जीरो है। तो ये हमने क्या देखा कि ये जो टर्म्स हैं, अब कोई भी चेक करते रहो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कि हम जब ये देख रहे हैं कि एक सारी टर्म्स क्या है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो हम इन टर्म्स का यूज फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। सेम अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चे क्या भी कर सकते हैं, जो पीछे वाली हमने देखी थी कौन सी कॉस एन ओमेगा नॉट टी, उनका भी यहाँ पर ऐसे कॉन्जुगेट करके देख सकते हैं। कैसे, अभी सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, बस खुद सॉल्व कर लेना, यहाँ लिख के दिखाना है। जैसे कॉस एन ओमेगा नॉट टी था, साइन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लेना है ना, इन्हें सॉल्व करके देखो, हमेशा ये क्या आएंगी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली, हमेशा ये क्या आएगी कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, कॉस ए कॉस बी का जब फॉर्मूला निकालोगे तो ये टर्म आएगी नॉन जीरो। क्या आएगी ये नॉन जीरो। लेकिन यहीं पर ही सेम का निकाल दो, यहीं पर ही यहाँ पर क्या करो सेम का निकाल के देख लेना, ये खुद सॉल्व करके देख लेना अपने प्रूफ के लिए। ये आएगा कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी, कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी को फिर क्या करना, जो साइन की टर्म में वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय 2, वो फॉर्मूला लगाना, फिर इंटीग्रेशन करना, तो क्या देखोगे नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो सेम की आएगी नॉन जीरो और अलग अलग वालों की आएगी जीरो। तो ये भी इसी वजह से चेक होते हैं। जैसे साइन का करा ऐसी किसका चेक करना, जैसे कॉस का करा ऐसी कॉस और साइन का, या कॉस साइन साइन का, किन का भी दो, किन्हीं भी दो का, सेम फ्रीक्वेंसी वालों का और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वालों का चेक करके देखना। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल की यही कंडीशन है, और जो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, जो होते हैं, उन सब की हम क्या बना लेते हैं एक सीरीज इस तरीके से बना लेते हैं, जो किसमें काम आती है, इसको लिखने में यहाँ पर काम आती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, हमने बस अभी ये बता दी कि एक्सपोनेंशियल अगर फोरियर सीरीज समझानी है तो उसके लिए कौन कौन सी टर्म हमें यूज करनी है। अब अगर इसे आगे समझाएंगे तो सारे कोफिशिएंट वगैरह सब समझाने हैं, तो उसे करने में पूरा क्या लगेगा टाइम लगेगा। तो इस चीज को छोड़ते हैं, यहीं से ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यहीं से ही हम क्या लिखेंगे सीरीज आगे की लिखेंगे, इसी के टर्म में सेम लास्ट वाले की तरह ही है, पर उसे लिखने के बाद बहुत सारी टर्म फिर समझानी पड़ेंगी। इसलिए क्या करते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।